हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। तो हमारी जो यूनिट चल रही थी वो थी एनिमल फिजियोलॉजी। उसके अंदर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ी थी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। अब हम उसके आगे हमने नेफ्रॉन के टाइप्स भी देखे थे, है ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अब हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। ये जो मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लड को फिल्टर करना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो सेकंड है वो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी हमारा ब्लड फिल्टर हुआ है उस फिल्ट्रेट से, वो जो फिल्टर होकर चीज आई है उस फिल्ट्रेट से हमने क्या क्या चीजों को रीएब्जॉर्प्शन करना है वो आएगा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा सिक्रीटरी, यानी कि अगर कोई चीज हमने उसके अंदर और सिक्रीट करनी है तो वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इसके 3 स्टेप है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीटरी फंक्शंस। ठीक है, तो अब हम हमारा फर्स्ट पढ़ रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे कि हमें ये वर्ड बता रहा है, क्या है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन करना। फिल्ट्रेशन होगा कहाँ पर? फिल्ट्रेशन होगा मेलफिजियन बॉडी के अंदर। हमने पढ़ी थी नेफ्रॉन की मेलफिजियन बॉडी। इस तरीके की हमने मेलफिजियन बॉडी की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। इस तरीके से हमने पढ़ी थी कि ये थी हमारी मेलफिजियन बॉडी, यानी ग्लोमेरुलस, ये तो ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेल्स कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर हमने मेलफिजियन बॉडी पढ़ी थी। यहाँ पर जो हो रहा है ना, यहाँ पर हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मेलफिजियन बॉडी वाले पार्ट में ही होगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा कहाँ? ये होगा मेलफिजियन बॉडी के अंदर। कैसे होगा? अब हम ये वाली जो चीज है इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ बनाने लगते हैं। ठीक है, ये है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये आर्टेरियोल्स है, एफरेंट आर्टेरियोल्स है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज बन रही है डिवाइड होकर, और फिर ब्लड कैपिलरीज ज्वाइन होकर एफरेंट आर्टेरियोल्स बना रही है। तो यहाँ पर है हमारी एफरेंट आर्टेरियोल, या हम कह सकते हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैपिलरीज के सेल बना देते हैं। ये हमारी है कैपिलरी, कैपिलरीज, इसका नाम हम देंगे कैपिलरी एपिथेलियम। ये जो हमारी ऊपर कैपिलरीज है, हमने उस कैपिलरी वाली एक मेम्ब्रेन बना दी जिसका नाम दिया कैपिलरी एपिथेलियम। अब हम बाउमेल्स कैप्सूल की इनर वॉल बनाएंगे। अब हम बना रहे हैं ये वाली वॉल, ये वाली वॉल जो है, इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हमने नाम दिया था पोडोसाइट्स, है ना। तो ये है हमारी तीसरी मेम्ब्रेन जो कि उसकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ बाउमेल्स कैप्सूल, इसे बोला जाता है स्लिट मेम्ब्रेन। तो ये है हमारी स्लिट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर को जब हमने मैग्नीफाई करके देखा तो हमें 3 मेम्ब्रेन्स मिली।
एक मेम्ब्रेन जो इन दोनों के बीच में थी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इसके ऊपर थी कैपिलरी की बनी हुई तो कैपिलरी एपिथेलियम, जो इसके नीचे थी स्लिट मेम्ब्रेन। स्लिट मेम्ब्रेन के अंदर ये सेल्स क्या हैं, ये हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारा ब्लड। यहाँ से ब्लड ही तो जा रहा था इसके अंदर, तो यहाँ से आ रहा है ब्लड, और ब्लड फिल्टर होकर यहाँ से वापस चला जाएगा, और जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा फिल्ट्रेट। जो भी फिल्ट्रेट है वो बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर इसको फिल्टर होने के लिए, ब्लड को यहाँ से यहाँ फिल्टर होने के लिए प्रेशर की जरूरत है। कोई ना कोई प्रेशर इसके ऊपर काम कर रहा होगा जिसकी वजह से ही ब्लड फिल्टर होगा। वो प्रेशर भी 2-3 तरीके के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर पोर्स बन रहे हैं जहां से ये इसके अंदर एंटर कर रहा है ब्लड, जो है वो कैपिलरी से बाउमेंस कैप्सूल में एंटर कर रहा है, तो जो स्लिट्स बन रहे हैं उन स्लिट्स का साइज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लिट है, स्लिट का साइज क्या है, स्लिट का साइज है 0.7 माइक्रोमीटर, यानी कि सिर्फ 0.7 माइक्रोमीटर के यहाँ पर स्लिट्स हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो हमारा फिल्टर हो पा रहा है। कहाँ से, इन कैपिलरीज से, इन आर्टेरियोल से नीचे, यानी कि बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आ रहा है। कितने हैं, 0.7 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से प्रेशर की जरूरत है। प्रेशर required for अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन से प्रेशर रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहला है GHP, पहला है GHP, दूसरा है BCOP, ठीक है, तीसरा है CHP। यानी कि हमें 3 तरीके के प्रेशर की रिक्वायरमेंट है अल्ट्राफिल्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, पहला है GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। GHP की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। BCOP की ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। CHP है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। GHP है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, BCOP है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, CHP है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये 3 प्रेशर किस तरीके से काम आते हैं इसको हम समझते हैं। ये है बाउमेंस कैप्सूल। ये हमारी एफ्रेंट थी और ये थी इफ्रेंट। यहाँ से ब्लड आ रहा था, यहाँ से ब्लड निकल रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि सबसे पहला प्रेशर हम पढ़ रहे हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कह रहा है, इसके अंदर क्या है कि इधर से जब ब्लड आएगा तो इसका जो डायमीटर है वो बड़ा है, और जो इसका डायमीटर है वो बहुत ही छोटा है।
इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर छोटा है, यानी कि जो ब्लड आ रहा है वो तो बहुत अमाउंट में आ रहा है, लेकिन जो निकल रहा है ब्लड यहाँ से वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में निकल रहा है। ब्लड यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में आ रहा है क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो चौड़ा है। ये चौड़ी पाइप है, ये पतली पाइप है। चौड़ी पाइप में से पानी ज्यादा आता है तो यहाँ पर ब्लड की क्या आ रहा है, ब्लड ज्यादा आ रहा है, लेकिन पतली पाइप से बहुत कम निकल पा रहा है। तो ब्लड का ज्यादा आना और कम निकल पाना की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। इधर इस मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है जिसका नाम हमने दिया ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये ग्लोमेरुलर हमने इधर से नाम लिया क्योंकि ये ग्लोमेरुलर की मेम्ब्रेन पर इधर से प्रेशर पड़ रहा है ताकि वो फिल्टर हो सके। जब हम किसी चीज को फिल्टर करते हैं, अगर उसके ऊपर हम प्रेशर लगा देते हैं तो जो फिल्टर है वो जल्दी होने लग जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर प्रेशर लगाया गया, उस प्रेशर का नाम दिया हमने ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वो प्रेशर जो ब्लड लगा रहा है, कहाँ पर, इन मेम्ब्रेन्स पर लगा रहा है ताकि फिल्टर जो है वो जल्दी हो सके और इजीली हो सके, अच्छा फिल्टर हो सके। ठीक है, दूसरा नाम दिया हमने ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब जो हमारा ब्लड है तो ये प्रेशर लग रहा है कुछ इस तरीके से। अब जो ब्लड है, ब्लड के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होंगी, ब्लड के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होंगे, वाटर है, ब्लड कॉर्पस्कल्स है, तो उसके अंदर एक होती है प्रोटीन एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या काम करती है? ठीक है, अगर हम बात करें कि ये है हमारी ब्लड कैपिलरी, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये है जो हमारी स्लिट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन का क्या काम है? एल्ब्यूमिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से इनको पोर्स को बंद कर लिया। ये क्या है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या कर रही है? एल्ब्यूमिन इन पोर्स को बंद कर लिया है, यानी कि ये फिल्टर होने के लिए रोक रही है। ये एल्ब्यूमिन चाहती है कि फिल्टर ना हो, लेकिन हमने क्या करवाना है? फिल्टर करवाना है। तो एल्ब्यूमिन कौन सा प्रेशर कर रही है? एल्ब्यूमिन की वजह से हो रहा है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इस प्रेशर के ऑपोजिटली एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। कौन? एल्ब्यूमिन, जिसका नाम है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा GHP के अगेंस्ट लगाया गया प्रेशर, यानी कि ये जो प्रोटीन है वो यहाँ पर, और ये नहीं चाहती कि ब्लड जो है वो फिल्टर हो। ठीक है, तो इनका जो लगेगा वो इस तरीके से लगेगा, इनका जो प्रेशर है वो इसके ऑपोजिट साइड में लगेगा। ठीक है, तीसरा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? ये जो स्लिट मेम्ब्रेन है, ये स्लिट मेम्ब्रेन है, जो स्लिट मेम्ब्रेन है वो भी इस चीज को अपोज करेगी फिल्टर को। जैसे हम चाय छानते हैं, तो चाय जब छानते हैं तो उसकी जो छन्नी होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनी होती है। प्लास्टिक की छाननी में इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनी होती है। ये होते तो फिल्टर करने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसका विरोध भी तो कर रही है, ये इसको अपोज भी तो कर रही है, ये जो चीजें हैं, तो इसकी वजह से भी एक प्रेशर लगेगा। समझ में आई कि ये जैसे ये एक छन्नी है, छन्नी में हम चाय छान रहे हैं, तो उन चाय को जब हम छानते हैं तो ये जो इसके अंदर बनी हुई है, ये जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर्स भी उस चीज को अपोज कर रही हैं, छनने नहीं दे रही हैं। हमने तो छानना है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो प्रेशर डाल रही हैं, उसका नाम है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन डाल रहा है? ये डाल रहा है हमारी जो स्लिट मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ बाउमेंस कैप्सूल जो है, वो ये वाला प्रेशर डाल रही है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और अगर इसके अंदर ही हम चाय वाले में एग्जांपल लेके चले बी कॉप का, तो जैसे कि चाय पत्ती है, इसके अंदर हम बनाए, है ना, जैसे कि चाय पत्ती है, जैसे कि इलायची आ गई, तो ये सारी जो चीजें ये भी उसका अपोज कर रही है। वैसे ही एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारी चाय के अंदर चाय पत्ती है और इलायची है, और जो स्लिट मेम्ब्रेन है ये उसके अंदर जो बनी हुई छननी की स्ट्रक्चर है, ये वो है। तो ये दोनों ही इसको छनने का विरोध कर दिया, यानी कि एक विरोध तो यहां से भी बन गया। ठीक है,
अब एक प्रेशर जो है वो इस तरीके से लग रहा है और दो प्रेशर उसको अपोज कर रहे हैं। एक बड़ा प्रेशर ऐसे लग रहा है और दो छोटे छोटे प्रेशर उसको अपोज कर रहे हैं। इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से हो रहा है फिल्ट्रेशन। कौन सा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनमें से सबसे पावरफुल कौन सा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना है, ये है 55 mm ऑफ Hg। ये प्रेशर है 55 mm ऑफ Hg। कौन सा? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो प्रेशर ये आर्टेरियोल्स लगा रही हैं, कितना है? 55। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये प्रेशर कौन लगा रही थी? ये लगा रही थी एल्बुमिन, यानी कि हमारे लेक्चर की इलायची। तो अब ये लगा रही थी ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कितना लगाएगी? ये लगाएगी 35 mm ऑफ Hg। कितना? 35 mm ऑफ Hg। और जो CHP है, यानी कि जो हमारी छननी लगा रही थी, वो प्रेशर लगाएगी 10 से 15 mm से तो 15 mm ऑफ Hg। ये 30 आएगा, ये 30 आएगा 30 mm ऑफ Hg और ये है 15 mm ऑफ Hg। यानी इन सब में सबसे पावरफुल कौन हुआ? हमारा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पावरफुल होगा, इसलिए तो फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब ये जो दोनों हैं, ये तो इसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं। देखो, ये तो इसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं। दो फिल्ट्रेशन, दो प्रेशर। तो ये जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर को हम लेंगे नेगेटिव में, इस प्रेशर को हम लेंगे नेगेटिव में। अगर हम इसे पॉजिटिव में ले रहे हैं तो ये इसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो ऑपोजिट के लिए हम कौन सा साइन लेते हैं? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है। तो अगर हम निकालें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, अगर हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालें तो 55, तो हमारा ये फिल्ट्रेशन प्रेशर है। ठीक है, माइनस 30 ये हमारा बीकॉप और माइनस 15 हमारा CHP। तो अगर इधर से हम निकालें तो ये आ जाएगा 55 माइनस 45 यानी 10 mm ऑफ Hg। ये हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है? 10 mm ऑफ Hg। ये कैसे आया, इसका हमने सारा का सारा प्रोसेस सीखा कि कैसे GHP ने अपना प्रेशर लगाया और बीकॉप ने अपना लगाया और CHP ने अपना लगाया, जिससे कि हमारा आया नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mm ऑफ Hg। अगर हम इसको कहें तो ये पर मिनट है, ये सारे के सारे प्रेशर ही पर मिनट है। तो ये है 10 mm ऑफ Hg पर मिनट। हमारे इस लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये NFP। ठीक है, अब ये NFP हमारा इतना आया। अगर हम बात करें कि कितना ब्लड फिल्टर होता है पर मिनट में, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड होता है 12.5 ml पर मिनट। ठीक है, यानी कि 12.5 ml पर मिनट जो है वो हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें कि अब ये 1 mm में हो रहा है, ठीक है, ये 1 mm में हो रहा है, तो 10 mm में कितना होगा? यानी 10 mm ऑफ Hg में ब्लड कितना फिल्टर होगा? वो होगा 12.5 इंटू 10, यानी कि 125 ml पर मिनट। एक मिनट में कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है? 125 ml ब्लड फिल्टर हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको पर मिनट की बात कर रहे हैं, अगर हम डे की बात करें यानी 1 डे के अंदर कितना ब्लड फिल्टर होगा, तो वो होगा 180 लीटर। 180 लीटर ब्लड पूरे दिन के अंदर फिल्टर हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में ब्लड है कितना? हमारी बॉडी में तो ब्लड सिर्फ 5 से 6 लीटर है। 5 से 6 लीटर ब्लड, और यहाँ पर पूरे दिन में 180 लीटर ब्लड कैसे फिल्टर हो गया? तो यहाँ पर क्या होता रहता है कि इसका बारी बारी साइकिल ये चलता रहता है और एक बार के अंदर 1/5 पार्ट जो है वो ब्लड का फिल्टर होता है। ठीक है, यानी एक बार में हम कह सकते हैं 1 लीटर।
तो एक बार में 1/5 पार्ट जो है ब्लड का वो फिल्टर होता रहता है, लेकिन पर मिनट कितना होता है, वो होता है 125 ml, और पूरे दिन में ये ब्लड 180 लीटर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फिल्टर हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि यूरिया हमारे पर डे हम कितना यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो वो हम एक्सक्रीट करते हैं 1.5 लीटर। 1.5 लीटर यूरिया पर डे हम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। अगर 180 लीटर से अगर हम बात करें, 180 लीटर को हमने फिल्टर करना शुरू किया, ये क्या है, ये है हमारा ब्लड। कितना ब्लड फिल्टर किया, 180 लीटर। यूरिया कितना निकला, यानी यूरिन, सॉरी यूरिया नहीं, यूरिन। यूरिन कितना निकला, 1.5 लीटर। अगर हम 180 और 1.5 लीटर को अगर हम कंपेयर करें, तो 180 का 1% भी ये नहीं है, यानी कि 180 का अगर हम 1% भी निकालें तो ये आता है 1.8 लीटर। तो ये इसका 1.8 लीटर भी हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं। फिल्टर तो हम 180 लीटर कर रहे हैं पर दिन का, लेकिन बाहर हम 1.8 लीटर भी नहीं निकाल रहे हैं, यानी 1% भी नहीं निकाल रहे हैं। तो हम कितना निकाल रहे हैं, हम 0.8%, 0.8% जो है हम फिल्टर का बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, पर डे का रीअब्जॉर्प्शन है 99.2%, यानी कि 99% तो वापिस जो भी हमारा फिल्ट्रेट है हम उसमें से रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं। सिर्फ 0.8% हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं पूरे दिन के अंदर, ठीक है। तो ये जो था, ये सारा पूरा प्रेशर का हमने सारा समझा कि कितने तरीके के प्रेशर होते हैं, ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा 10 mm निकल गया। उसके बाद हमने देखा कि ब्लड 1 mm ऑफ Hg के अंदर ब्लड कितना फिल्टर होता है पर मिनट, तो वो होता है 12.5 ml ब्लड। अगर हम 1 mm की जगह 10 mm लें तो 12.5 से 10 इंटू 10 करेंगे तो 125 ml पर मिनट जो है वो ब्लड फिल्टर हो रहा था। अगर उसको पूरा दिन के अंदर चेंज करेंगे तो 180 लीटर पर डे हो रहा था। अगर हम ब्लड की बात करिए तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सिर्फ 5 से 6 लीटर है, और एक बार में 1/5 पार्ट ही ब्लड का फिल्टर हो पाता है। और अगर हम बात करें यूरिन हम 1.5 लीटर पर डे यूरिन को हम एक्सक्रीट करते हैं। हम फिल्टर तो कर रहे थे 180 लीटर, लेकिन एक्सक्रीट कर रहे हैं 1.5 लीटर, यानी इसका 1% भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0.8% यूरिन हम एक्सक्रीट कर रहे हैं। जो हम फिल्टर कर रहे थे उसका 0.8%। अब हम आगे वाला टॉपिक करेंगे, रेगुलेशन। किसकी रेगुलेशन करेंगे, रेगुलेशन ऑफ GHP। अभी हमने GHP को समझा था, तो GHP हमारी बॉडी में कैसे रेगुलेट रहता है, यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो है वो कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उस हिसाब से ये वाला जो प्रेशर है वो कैसे मेंटेन रहता है, हम वो पढ़ेंगे। इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म दिए गए हैं, हम एक एक करके पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म है मायोजेनिक मैकेनिज्म। मायोजेनिक मैकेनिज्म क्या कह रहा है, मायोजेनिक मैकेनिज्म के हिसाब से ये हमारा बाउमन्स कैप्सूल है जहां पर हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है। और ये था हमारी एफरेंट और ये थी इफरेंट, यहाँ से ब्लड आ रहा था, यहाँ से ब्लड बाहर जा रहा था। तो मायोजेनिक मैकेनिज्म क्या कह रही है कि अगर हम एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर, या जिसको हम कहते हैं ल्यूमेन, डायमीटर या ल्यूमेन को अगर कम कर देंगे, ठीक है, अगर हम इस चीज को कम कर देंगे तो जो हमारा ब्लड आ रहा है वो भी तो कम होगा। ब्लड की अमाउंट क्या है, ब्लड की अमाउंट होगी कम, ठीक है। जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो भी तो कम होगा, ठीक है।
ब्लड कम तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी तो कम होगा। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन का रेट है, जो पर मिनट फिल्ट्रेशन हो रहा है वो भी तो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ब्लड कम आ रहा है। ब्लड कम क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एफरेंट आर्टेरियोल का जो ये ल्यूमेन है इसका डायमीटर हमने कम कर दिया। अगर हम इसका डायमीटर कम कर दें, मायोजेनिक का मतलब ही होता है मस्कुलर। ठीक है, यानी कि हमने कुछ ल्यूमेन वगैरह से कुछ इसकी डायमीटर से ही छेड़खानी करी। अगर हमने इसका ल्यूमेन को कम कर दिया, ल्यूमेन अगर कम हो गया तो हमारा फिल्ट्रेशन रेट जो है वो दर जो है वो कम हो जाएगी। ये हमारा पहला था। अगर हम सेकंड की बात करें, जो GFR को रेगुलेट कर रहा है, तो अगर हम सेकंड की बात करें वो आएगा ट्यूब्यूलर ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, ये हमारा सेकंड मैकेनिज्म है। हमने GFR को करने के लिए पहला मैकेनिज्म पढ़ा था मायोजेनिक, अब ये सेकंड है ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अगर हम इसके अंदर बात करें कि जो है ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा हो गया, यानी कि ब्लड प्रेशर हो गया ज्यादा। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, जो फिल्टर करने की दर है वो भी हमारी बढ़ गई। ठीक है, ज्यादा बढ़ गई। अब हम क्या करेंगे? अब जब ये फिल्ट्रेशन रेट जब बढ़ चुकी है तो जो रीएब्जॉर्प्शन है, इसका रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का वो हो जाएगा कम। इस चीज को समझने के लिए हमें वापस से वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमने कुछ इस तरीके का नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया था, है ना। इसका नाम हमने दिया था PCT, ये थी हमारी DCT, ये था हेनले का लूप, है ना। और इधर से आ रही थी एफरेंट और जा रही थी इफरेंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो गया बढ़ने से क्या हुआ कि पहले जो फिल्टर रेट इतना आ रहा था, अब जो इसकी रेट बढ़ने से फिल्ट्रेट हो गया इतना। ठीक है, अब अगर फिल्ट्रेट बढ़ गया तो यहाँ पर तो उतना ही रीएब्जॉर्प्शन होगा जितना नॉर्मल होता है, लेकिन फिल्ट्रेट बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जितना सोडियम और क्लोराइड आयन यहाँ पर होने चाहिए थे, ये सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो पहले से ज्यादा है, क्योंकि जितना एब्जॉर्प्शन वो कर सकते थे, जितना करना था उतना उन्होंने कर लिया। लेकिन सारी इधर की वजह से अगर फिल्ट्रेट ही ज्यादा है, अगर अमाउंट ही ज्यादा है तो वो अपनी अमाउंट के हिसाब से तो कर लेंगे, लेकिन अभी भी इसके अंदर जो है वो Na और Cl जो है वो रहेगा। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो Na और Cl का रीअब्जॉर्प्शन जो यहाँ से होगा, जो यहाँ से ये चीजें वापस रीअब्जॉर्ब Na और Cl होनी थी, वो सॉरी यहाँ से तो होती नहीं है, या तो यहाँ से होंगी या यहाँ से होंगी DCT से। तो यहाँ से जो रीअब्जॉर्प्शन चीजें होनी थी, तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कंपैरेटिवली कम हो गया। ठीक है, अगर इनका रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया, पहले हम इधर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो DCT है, DCT के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, लॉन्ग सेल्स पाई जाती है DCT की। इन सेल्स को कहा जाता है मैक्यूला डेंसा। ये मैक्यूला डेंसा जो है ये DCT के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं। ये जो सेल्स हैं ये क्लोराइड के प्रति बहुत ही सेंसिटिव हैं। अब इनके पास जो क्लोराइड मिलना था उससे कम क्लोराइड मिला, यानी बाहर क्लोराइड ज्यादा है, इनके पास क्लोराइड कम है, तो ये क्लोराइड के प्रति सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है कि जो मैक्यूला डेंसा है ये है सेंसिटिव।
किसके टुवर्ड्स द क्लोराइड। अब अगर इनके पास क्लोराइड की कमी है तो ये क्या करेंगे, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO, नाइट्रस ऑक्साइड को ये सिंथेसिस नहीं करेगी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगा। अगर नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेसिस नहीं हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये जाएगी सिकुड़। ठीक है, इसका क्योंकि NO का है, NO का दो काम है, एक तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है और एक ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। अगर इसकी सिंथेसिस कम हो गई तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, अगर इसकी सिंथेसिस ज्यादा होगी तो वैसोडाइलेशन हो जाएगा, यानी कि वो मतलब कि खुल जाएगी। तो अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर हो गया कम। इसके डायमीटर कम होने से हमने पढ़ा था कि अगर मायोजेनिक के हिसाब से अगर डायमीटर कम होता है तो अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, वैसो के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो हो जाएगा कम। क्योंकि हमने मायोजेनिक के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि अगर इसका डायमीटर ज्यादा तो GFR ज्यादा, इसका डायमीटर कम तो GFR कम। तो यहाँ पर होगी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी इसका डायमीटर हो गया कम, इसकी वजह से GFR हो गया कम। ठीक है, आज हमने इसकी GFR को रेगुलेट करने की दो थ्योरीज पढ़ी हैं। अभी हमारे और भी दो थ्योरीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल का लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप यूं ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।